नमस्कार, द प्रिंट में आपका स्वागत है। मैं अपूर्वा मंधानी, मेरे साथ हैं हमारे एडिटर प्रवीण स्वामी और हम दोनों आपके सामने एक बार फिर ये शो लेकर हाजिर हैं जिसका नाम है संकट, सुरक्षा और स्वामी। आज के इस एपिसोड में हम एक बार फिर इज़राइल और गाज़ा की बात करेंगे। अभी कुछ समय पहले ही यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने युद्ध विराम को समर्थन दिया है, गाज़ा में युद्ध पर युद्ध विराम को समर्थन दिया है, लेकिन कुछ दिन पहले सिक्योरिटी काउंसिल में युद्ध विराम पर जो सहमति है वो एक तरह से नहीं बन पाई थी। इस पर हमें आपके ढेर सारे सवाल आए, तो प्रवीण शुरुआत करें। चलिए, अगर आप हमारे दर्शकों को थोड़ा इस पे बैकग्राउंड दे पाए, उसके बाद फिर हम सवाल लेंगे। जैसे कि आप बता रहे थे अपूर्वा, आज बहुत बड़ा दिन रहा यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में। ओवरवेलमिंगली यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स ने एक ह्यूमैनिटेरियन सीज़फायर डिमांड किया। ये भी कहा कि हमास को अपने जो भी उन्हें हॉस्टेजेस लिए, जिन लोगों को कैद किया है, उनको छोड़ देना चाहिए। और ये ऐसे एक वक्त पे आ रहा है जहां स्पष्ट हो गया है कि सिविलियन कैजुअल्टीज़ गाज़ा में अब हद के पार चले गए हैं। हज़ारों लोग मारे गए हैं। सदर्न गाज़ा में भी जहां हालात थोड़ी बेहतर थी, वहां भी अस्पताल, सिविक फैसिलिटीज़ बिल्कुल क्राइसिस के स्टेज पे आ गए हैं। अब पहले जब यूएन जनरल सिक्योरिटी काउंसिल का वोट हुआ था तो एक मुल्क यूनाइटेड स्टेट्स ने अपना वीटो कास्ट किया था। जैसे कि हमारे दर्शक जानते होंगे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनका वीटो है। तो चाहे बाकी सारे मुल्कों का कोई डिसीजन हो, वो वीटो उस डिसीजन को रोक दे सकता है। और ये कोल्ड वॉर के टाइम तो बड़ी रोज़ की बात होती थी कि जो भी यूएस कहता था उसको सोवियत यूनियन रोक देता था, एंड वाइस वर्सा। अब ये सिचुएशन है कि प्रेसिडेंट जो बाइडन भी ये वीटो करने के बावजूद इज़राइल को कहने लगे हैं कि देखो, आपको कोई अपनी स्ट्रैटेजी या टैक्टिक्स बदलनी होगी, क्योंकि दुनिया का सपोर्ट आपके खिलाफ जाने लगा है। जो कुछ ही हफ्ते पहले जब इज़राइल पे दहशतगर्द हमले हुए थे, लोगों की बहुत सिंपैथी थी, वो ख़त्म होने लगी है, क्योंकि आपकी इंडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग, सिविलियंस की डेथ्स, इससे एलियनेट हो रहे हैं लोग। और दूसरा, इज़राइल कोई एंड गेम नहीं बना पाया है। मैं कह रहे कि हमास को ख़त्म करना चाहते हैं जी। लेकिन हमास को ख़त्म करने का मतलब क्या है, उसकी जगह गाज़ा में क्या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस आएंगे, आगे इज़राइल क्या पॉलिटिकल डायलॉग करने को तैयार होगा, इस पर कोई बात नहीं हो रही है। और उससे धीरे धीरे मिडल ईस्ट में, पूरे एशिया में मेरे ख्याल से, और अफ्रीका के भी कई कंट्रीज़ में बहुत अब डिस्कम्फर्ट पैदा होने लगा है। जी। चलिए, इसी के साथ सवालों से शुरुआत करते हैं। आदित्य पूछ रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि अगर अमेरिका ने हमास के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया तो चीन जैसा देश इस स्थिति का फ़ायदा उठा सकता है और इजराइल के साथ उसी तरह संबंध बढ़ा सकता है जैसे उसने रूस के साथ किया था? देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आदित्य। जैसे कि आपके क्वेश्चन हमारे कॉन्वर्सेशंस पे हमेशा होते हैं। चीन ने ये तो स्पष्ट कहा है कि वो इस जंग के खिलाफ है और वो सीज़ फायर चाहता है, लेकिन उनका पोजीशन देखा जाए तो काफ़ी गार्डेड सा रहा है। वो कोई, जबकि चीन के बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट्स हैं मिडल ईस्ट के मुल्कों में, सऊदी अरब में भी हैं, ईरान में भी हैं बगल में, कोई उनने मतलब बहुत हार्श लैंग्वेज या बहुत अग्रेसिव टोन नहीं अडॉप्ट किया है इज़राइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट पे। और जनरली उनका स्टैंड ये रहा है कि वो इस मैटर में कुछ हद के बाद घुसना नहीं चाहते हैं। इज़राइल ने लेकिन रूस के साथ भी अपने ताल्लुक़ बनाए रखे हैं, जैसे इंडिया ने रखा है ये पूरे जंग के दौरान। उसकी वजह है कि रूस का प्रेजेंस है सीरिया में, जो इज़राइल के उत्तरी बॉर्डरों पे है। इज़राइल लगातार सीरिया पे हमले किया जा रहा है, वहाँ प्रो ईरानियन ग्रुप्स पे जिनके हमास और हिजबुल्लाह के साथ रिश्ते हैं। और अगर रूस के साथ दुश्मनी हो गई तो कल इज़राइल के ये टारगेटिंग मुश्किल हो जा सकती है। दूसरी बात, पहली बार ये मेरे ख्याल से इजरायली लीडर्स को कन्फ्रंट करना पड़ रहा है कि अमेरिका से उनको जो सपोर्ट मिला है दशकों से, वो अनकंडीशनली नहीं ले सकते। बहुत सपोर्ट मिली है यूएसए के बैटल फ्लीट इज़राइल को प्रोटेक्ट करने के लिए अगेंस्ट एनी पॉसिबल अटैक, मतलब शो ऑफ सपोर्ट में सी में है, मेडिटेरेनियन सी में है, इज़राइल के कोस्ट के बाहर।
लेकिन यूएसए में डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर और उसके पब्लिक ओपिनियन में अब ये ख़ास तौर से जैसे इमेजेस गाज़ा से आ रही है लगातार सिविलियन कैजुअल्टीज़ की, उससे जो बाइडेन पे भी और डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडरशिप पे भी एक असर पड़ने लगा है। बहुत सारे यंगर डेमोक्रेट्स ख़ास तौर से काफ़ी ज़्यादा पिछले अमेरिकन जनरेशन्स के कंपैरिजन में प्रो पैलेस्टीनियन हैं। तो इस सब को देखते हुए आई थिंक जो बाइडेन चाहते हैं कि जल्दी कुछ प्रोग्रेस हो सीज़ फायर की तरफ। जो इजरायली लीडर सुन रहे हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम है कि उनको कोई विक्ट्री दिखानी है। नेचुरली इतने बड़े दहशतगर्द हमले के बाद वो दिखाना चाहते हैं कि कुछ वो हासिल करे हैं, लेकिन वो कुछ क्या है क्लियर नहीं है। किसी भी दहशतगर्द ग्रुप को ख़त्म करना मतलब बड़ा मुश्किल काम होता है। इसका क्या अर्थ है? मतलब गाज़ा के लोग कोई मेंबरशिप कार्ड तो लेके नहीं चलते हैं कि जैसे हमारे सब्सक्राइबर लेते हैं कि कोई लिस्ट बनता है कि इतने लोग हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं। ना ये क्लियर है कि कौन से मतलब गाज़ा के लोग इसके समर्थन में हैं और कौन खिलाफ है कि बम उन्हीं के घर पे गिराया जाएगा। एंड फाइनली ये क्लियर नहीं है कि पॉलिटिकल इसका एंड गेम क्या होगा, क्योंकि इज़राइल ने ही हमास को काफ़ी हद तक समर्थन दिया था ये सोचते हुए कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो वेस्ट बैंक में राज करती है जी। कि डिवाइड एंड रूल के पॉलिसी के तहत वो अगर हमास को समर्थन क्वाइटली दे तो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी और फतह जो दूसरी ग्रुप है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन वो करते करते हमास की सपोर्ट वेस्ट बैंक में बहुत ज़्यादा हो गई है। अब कल वो फतेह को ले भी आए और एक पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की सरकार बना भी दे गाज़ा में, तो ये क्लियर नहीं है कि कोई पब्लिक सपोर्ट होगा उस सरकार के लिए कि नहीं। तो पॉलिटिकल एंड गेम कोई नहीं है। तो पेशेंट्स मेरे ख्याल से वर्ल्ड कम्युनिटी में काफ़ी हद तक ख़त्म हो रहा है। यूएस में इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो उनके अंदरूनी पॉलिटिकल डिविजन्स हैं उनके वजह यूक्रेन की फंडिंग पे अग्री नहीं कर पा रहे हैं और कई पॉलिसी इश्यूज़ हैं जिन पे डिवीज़न है। और जितनी देर ये जंग चलते रहेगा उतना ख़तरा बनेगा कि ये इजराइल कॉन्फ्लिक्ट भी एक उन इंटरनल पॉलिटिकल डिविजन्स का हिस्सा बन जाएगा जो फंस जाएगा अमेरिकन पॉलिटिक्स में। अगला सवाल संकल्प का है, हमारे मेंबर हैं, बोल रहे हैं कि यूएनएससी युद्ध विराम प्रस्ताव को वीटो करने वाला अमेरिका एकमात्र देश था। बोल रहे यूएनएससी की राजनीति कैसे काम करती है, पूछ रहे हैं क्या अन्य राष्ट्र वास्तव में युद्ध विराम में रुचि रखते थे या वे अमेरिकी वोट के बारे में पूरी तरह से जानते थे, केवल अपने डोमेस्टिक क्राउड और जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग के लिए दिखावा कर रहे थे। क्लियरली अगर अमेरिका रूस पर सैंक्शंस लगाने के लिए देशों को एकजुट कर सकता है तो निश्चित रूप से रूस, चीन, ईयू, यूएई और अन्य अपना समूह बना सकते हैं। अपना समूह शायद बना सकते हैं, लेकिन हकीकत है कि मेरे ख्याल से कड़वी हकीकत या अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से मीठी हकीकत कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और सबसे बड़ी मिलिट्री ताकत है। यूरोप चीन से गुट बनाने में इसलिए हिचकेगी क्योंकि जबकि चीन के साथ उनके बहुत करीबी संबंध हैं, अमेरिका से और भी करीबी संबंध हैं और यूरोप में बहुत सस्पिशन है चाइना के इंटेंशंस के बारे में कि इनके इरादे क्या हैं, ये वर्ल्ड नॉर्म्स और वर्ल्ड रूल्स के बारे में क्या करना चाहते हैं। ये ट्रांस अटलांटिक रिलेशनशिप जो है यूरोप के बड़े मुल्कों के बीच में और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में, ये वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की पैदाइश थी और पूरे कोल्ड वॉर के थ्रू मजबूत रही है। यूरोप में प्रिंसिपल ख़तरा रूस से है और सब जानते हैं कि रूस के पीछे चीन खड़ा है। तो ऐसे कोई ग्रैंड अलायंस अमेरिकन ऑब्जेक्टिव्स के अगेंस्ट बनाना तो मेरे ख्याल से नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली यूरोपियन लीडर्स कई सारे इस वक्त वही अमेरिका को कह रहे होंगे कि ये मामला को किसी तरह ठंडा करना चाहिए, क्योंकि तीन वजह हैं इसकी। नंबर एक, मिडल ईस्ट में बहुत नेगेटिव रिएक्शन पब्लिक में हो रहा है, जबकि सऊदी अरेबिया की लीडरशिप और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की लीडरशिप कुछ वक्त पहले तक इज़राइल के साथ रिश्ते खोलने को तैयार थी, आगे बढ़ने को तैयार थी और शायद अपने दिल में आज भी चाहती है कि ये पैलेस्टाइन मसला कहीं से गायब हो जाए। हकीकत ये है कि मोस्टली अरब जो आवाम है उनको लगता है कि अपने अरब ब्रेथरन के साथ ऐसे मुश्किल वक्त पे मुल्कों को खड़ा होना चाहिए।
एक बड़ा इंटरेस्टिंग कोट है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट विज़िट करने गए थे सऊदी अरेबिया के किंग को, और ये इज़राइल की बात थोड़ी छेड़ी। उस वक्त मुल्क तब बनाया ही जा रहा था। तो सऊदी अरेबिया के किंग बोले, ये बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, इजरायलियों को जर्मन्स के जो भी बेस्ट शीप के फ्लॉक्स हैं और काउज़ के फ्लॉक्स हैं और कुएं हैं, वो अपने तौर से समझने की कोशिश कर रहे थे, वो सब इजरायलियों को दे देने चाहिए कॉम्पनसेशन में। और फिर अमेरिकन ने बोला कि जी लेकिन हम वो यूरोप में रहना नहीं चाहते जूस, इनकी इतनी बिटर एक्सपीरियंस रही है, तो अगर अरब्स थोड़ी सी ज़मीन दे सकते हैं। तो इन्होंने बोला कि नहीं, अरब्स ने कोई का इसका इसमें कोई रोल नहीं था, तो हम पे क्यों सज़ा पड़नी चाहिए, अब जर्मन्स पे कठोर से कठोर सज़ा लगाए। और वो सेंटिमेंट आज भी गहरा है अरब वर्ल्ड में कि हमें सज़ा देनी पड़ी यूरोप के पापों के लिए, और उसको बढ़ावा मिल रहा है इस सिचुएशन में, जब लग रहा था कि फाइनली ये कड़वापन इतिहास का ख़त्म होके कुछ आगे बढ़ सकता है। दूसरी जो मतलब डेंजरस ये बात है कि दुनिया भर में एक फटीग पैदा होने लग गया है कि यूक्रेन में बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए जा रहे हैं, स्ट्रेट्स ऑफ ताइवान में टेंशन्स लोग रोज़ बढ़े जा रहे हैं, और दुनिया सह नहीं सकती बोझ एक और बहुत बड़े मिडल ईस्टर्न जंग का। याद रखिए, इज़राइल ये जंग अपने बल कंधों पे नहीं ले रहा है, इसका खर्चा काफ़ी हद तक उनके यूरोपियन और अमेरिकन एलाइज दे रहे हैं। और अगर ये चलते रहे महीने कुछ महीने, उस पर काफ़ी डर है कि इसका क्या नतीजा रहेगा। और थर्ड शायद इसमें अहम फैक्टर है कि लोग प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के मोटिव्स को शक से देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि वो जंग खींचना चाहते हैं, क्योंकि जिस दिन जंग ख़त्म होगा तो बहुत सारे अनकंफर्टेबल सवाल जो अभी तक सिर्फ मीडिया में थे कि इज़राइल में इंटेलिजेंस फेलियर इतना बड़ा कैसे हुआ, इज़राइली आर्मी की कॉन्डक्ट कितनी कॉम्पिटेंट थी, कितनी इनकॉम्पिटेंट थी, पॉलिटिकल लीडरशिप की स्ट्रेटजीज कितनी सही थी, ये सारे सवाल इलेक्शन में उठेंगे, कमीशंस ऑफ इंक्वायरी में उठेंगे। और ये एक सस्पिशन है कि नेतन्याहू साहब जानबूझ के इसको खींचना चाह रहे हैं ताकि वो ये सवाल पीछे रहे। तो मेरे ख्याल से अब ये जनरल असेंबली का जो वो है, तो ये बेसिकली वर्ल्ड की फीलिंग दिखा रहा है कि अब बस हो गया, ये एक जंगबंदी लाई जाए और कुछ तरीका खोजा जाए ताकि कुछ सियासी मूवमेंट आगे बन पाए स्टेबिलिटी के लिए, इंस्टेड ऑफ रोलिंग द डाइस एंड सीइंग अगेन कि फिर क्या होगा। वर्ल्ड ऑलरेडी बहुत डेंजरस जगह है, एक और कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए। वेद चवन जो कि हमारे मेंबर हैं बोल रहे हैं कि अमेरिका ने गाज़ा में युद्ध विराम की किसी भी उम्मीद को बार बार नकार कर अपनी लिबरल डबल स्टैंडर्ड हिपोक्रेसी दिखाई है और इसके बजाय सबकॉन्शियसली महिलाओं और बच्चों की हत्या को बढ़ावा दिया है। वो बोल रहे हैं फ़िलिस्तीन का समर्थन करने में डेमोक्रेटिक पार्टी भी क्यों बटी हुई है और फ़िलिस्तीन का समर्थन करने से इतना क्यों डरे हुए हैं वो बोल रहे हैं एंटी सेमिटिक के रूप में देखे जाने से बचने के लिए क्या किया जाना चाहिए और क्या वेस्टर्न टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया इतिहास में किसी भी बेशर्मी से इज़राइल समर्थक होने और प्रो ज़ायनिस्ट नैरेटिव कवरेज का प्रचार करने की भारी कीमत चुकाएंगे। वेद जी, आपके सवाल के आखिरी हिस्से का पहले जवाब दे देता हूँ। दुनिया के मेरे ख्याल से दुनिया का कोई मीडिया नहीं है जो अपने पुराने वक्त के हरकतें देख के मतलब शर्म से नहीं भरेगा। मुझे ही कभी कभी बहुत शर्म होता है कि भारतीय मीडिया ने इमरजेंसी के वक्त या उसके बाद कई बार क्या बातें छुपाई, क्या बातें सामने लाई। बहुत सारे मतलब शर्मनाक किस्से हुए। और ये अमेरिकन मीडिया की भी सच्चाई है कि इनकी दुष्ट पॉलिसीज़ जो लैटिन अमेरिका या मिडल ईस्ट या कहीं और जगह हुई हैं, उनको काफ़ी हद तक छुपा के दबा के रखा गया था। और एक टाइम पे बहाना रहता था कि ये कोल्ड वॉर चल रही है रूस और यूनाइटेड स्टेट्स की, तो मीडिया को इस कोल्ड वॉर में अपने साइड के साथ खड़ा होना चाहिए और सच्चाई को थोड़ा गाड़ देना पड़े तो उसमें ठीक है। जैसे कि मैं बोला, ये बहुत बुरी बात थी, लेकिन मेरे ख्याल से हर मुल्क की मीडिया अपने आप को ये सवाल पूछ सकती है और मैं मेरे ख्याल से अपनी भी इसमें कमियां कबूल कर लेनी चाहिए कि ज़रूर ये होता है। दूसरी इसमें बात है कि जहाँ तक इज़राइल और यूएस के ताल्लुक़ हैं,
ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है। लोग समझते हैं कि शुरू से यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल के बहुत बढ़िया रिश्ते थे, लेकिन ये हमेशा नहीं था। जो पहला जंग हुआ था इजिप्ट के खिलाफ, जिसमें इसराइल, वो जो सुएज क्राइसिस कहलाया जाता है, जिसमें इसराइल, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम शामिल थे। प्रेसिडेंट नासिर ने जब सुएज कैनाल नेशनलाइज किया और इन तीनों ने हमला किया, उस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स ने फ्रांस और ब्रिटेन, ये दोनों जो एक्स कॉलोनियल पावर्स थे, दोनों को थोड़ा हल्का सा थप्पड़ मारा और बोला कि ये हरकतें बंद करें, क्योंकि उस टाइम यूएस दिखाना चाह रहा था कि अब वो ग्लोबल पावर है और ये सारी जो हरकतें हैं ये बंद हो जानी चाहिए। यूएस को बहुत उस वक्त फ़िक्र था कि ऐसे एक्शन से इजिप्ट और दूसरे न्यूली इंडिपेंडेंट मुल्क सोवियत यूनियन की तरफ चले जाएंगे। कई वजह से हुआ वही, दो ब्लॉक बन गए, एक प्रो सोवियत ब्लॉक बना, एक प्रो अमेरिकन ब्लॉक बना, और इसराइल ये कोल्ड वॉर कैलकुलेशंस में बहुत इम्पॉर्टेंट बन गया, बहुत अहमियत हो गई उसकी अमेरिका में। लेकिन अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स और पेपर्स पढ़े तो हमेशा एक डिवीज़न रहा है कि उनके ही एस्टेब्लिशमेंट में कि ये समर्थन कितनी दूर जाना चाहिए, किस हद तक जाना चाहिए। 1973 के जंग के पहले भी अमेरिका ने बहुत दबाव डाला इसराइल पे प्रीएम्प्टिव वॉर ना करने के लिए। तो ये एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप रहा है। कॉम्प्लेक्स इसलिए भी रहा है क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले और दौरान छत्र छाया ज़्यादातर जो जूस यूरोप से भाग रहे थे उनको पनाह मिला अमेरिका में। यूरोपियन कंट्रीज़ अपने आप नहीं चाहते थे कि जो हिटलर जूइश आबादी दबा रहा था वो अपने मुल्कों में आए। यूनाइटेड किंगडम की ख़ासतौर से पॉलिसी इस पर डिसग्रेसफुल रही थी और अब बहुत चिंतन का विषय है। और यूरोपियन ज्यूरी लार्जली यूरोप को छोड़ गई। छोटी छोटी कम्युनिटीज़ ज़रूर हैं जर्मनी में, फ्रांस में, यूनाइटेड किंगडम में, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स में पनाह उनको मिली। और उस कम्युनिटी को हमेशा लगा कि कल अगर यूरोप में या देश के किसी और कोने में दोबारा वो हाल बन जाए जो हॉलोकॉस्ट के टाइम बना था, तो हमें देश होना चाहिए जो हम अपना बुला सकते हैं और जिसमें जूस बचे रहेंगे। और अमेरिकन ज्यूरी का बहुत इस आइडिया के लिए सपोर्ट था। मेरे ख्याल से अरब वर्ल्ड में भी पूरी तरह लोग ये समझ नहीं पाए कि ठीक है, चाहे ज़मीन 1947 में आपसे ले ली गई हो और आपको लगा हो कि ये गलत रहा, उसके बाद अब 3, 4, 5 पीढ़ी पैदा हो गए हैं जिनके लिए इजराइल मुल्क रहा है और जिनके साथ आपको कोई ना कोई सुलह करनी ही पड़ेगी। इजरायलियों के भी ये दिमाग में शायद पूरी तरह बैठा नहीं है। अब सवाल ये उठता है वर्ल्ड कैपिटल्स में, अगर किसी से भी पूछे तो सब चाहेंगे कि कोई पॉलिटिकल अरेंजमेंट हो जाए जिससे पैलेस्टीनियन आबादी और इजरायली आबादी स्टेबली एक दूसरे के साथ रह ले। अनफॉर्चुनेटली दोनों साइड्स इजराइल में और पैलेस्टीनियन लीडरशिप में मॉडरेशन की जगह कट्टरपन ज़्यादा बड़ा है। जहाँ सेक्युलर लिबरल फोर्सेस ज़्यादा थी 20-25 साल पहले और ये मौका का फ़ायदा लिया जा सकता था, आज की तारीख एक साइड पे जिहादी कट्टरपन बहुत बड़ा है, दूसरे साइड पे कट्टरपंथी ज़ायनिस्ट बहुत आगे चले गए हैं। और वर्ल्ड लीडर्स में मेरे ख्याल से कंसेंसस है कि किसी तरह दोनों साइड्स को नज करना चाहिए को एग्जिस्टेंस की तरफ, बट वर्ल्ड पावर कोई कर नहीं पा रहा है। एक अगर इस स्थिति की मतलब रिडीमिंग फीचर रही है, कह नहीं सकते कि रिडीमिंग फीचर ये है या नहीं है, ये है कि अनलाइक कोल्ड वॉर पीरियड में कोई कॉम्पिटिटिव आर्मिंग ऑफ ग्रुप्स और ये सब नहीं चल रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से वो भी एक बहुत बड़ी वजह है कि जल्द से जल्द इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करना चाहिए बिफोर ऐसी कुछ हालत बन जाए कि दो पावर ब्लॉक्स बन जाए जो compete कर रहे हों इस कॉन्फ्लिक्ट को परपेचुएट या आगे बढ़ाने के लिए। जी, अगला सवाल कार्तिक पराशर का हमारे मेंबर हैं, बोल रहे क्या अमेरिका द्वारा वेस्ट बैंक में अतिक्रमण करने वाले इजरायली नागरिकों का वीज़ा रद्द करने से कोई फ़र्क पड़ेगा या ये महज एक मोमेंटरी चीज़ है जिसे युद्ध ख़त्म होने के बाद रिवोक कर दिया जाएगा? अमेरिका के वीज़े रेवोकेशन तो बहुत सीरियस मैटर होते हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है कुछ मोसाद के चीफ्स भी रहे हैं
जिनके टाइम ऑफेंसिव स्पाइंग ऑपरेशंस यूएसए में स्टेज की गई थी, उनको फिर मतलब अपनी पूरी लाइफ यूएस जाने का वीज़ा नहीं मिला। लेकिन लेट अस फेस इट, जो कट्टरपंथी है वेस्ट बैंक में, वो अपने कुछ आइडियोलॉजिकल या अपने कुछ धार्मिक विचारों के लिए लड़ रहा है। उसको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि यूएस का वीज़ा मिले या ना मिले। फंडामेंटलिस्ट के हमेशा मतलब फंडामेंटलिस्ट की दुनिया के बारे में सोचने के तरीके अलग रहते हैं। कोई जिहादी आफ्टर ऑल, किसी को वीज़ा नहीं मिलने वाला, लेकिन उससे उनके सोच पे कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता। लेकिन ये मतलब डिप्लोमेसी के टूल किट का एक इशारा है कि जी आप एक लिमिट पे आ गए हैं और इस लिमिट के आगे आपको हम सपोर्ट नहीं देंगे। और ये वीज़ा डिनाइल और बाकी चीज़ें, अभी बांग्लादेश में कुछ लोगों को वीज़ा डिनाइल की धमकी दी है कि कोई डेमोक्रेसी को रोकने की कोशिश करेगा तो यूएस उनके वीज़ास डिनाई करेगा। तो ऑब्वियसली बांग्लादेश के सड़कों पे कोई दंगे फसाद कर रहा हो या उनके पुलिस के कोई ऑफिशियल हो जो रिगिंग कर रहे हों, उन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये सिग्नल एलिट्स पे और हायर लेवल पे जाता है कि सुपर पावर थोड़ा फेड अप हो रहा है और समझने वाले बात समझ लेते हैं उस स्टेज पे। तो इशारा है, इस इशारे का इन इट सेल्फ कोई आई डोंट थिंक बहुत बड़ा असर रहेगा, लेकिन एक सिग्नल तो जा रहा है कि देखिए 20 साल पहले इजराइल जो भी कुछ करता था उसका समर्थन यूएस अनक्वेश्चनिंगली करता था। अब भी समर्थन तो कर रहा है, लेकिन शायद उतनी अनक्वेश्चनिंगली नहीं कर रहा है। प्रवीण, अगला सवाल विशाल कुमार यादव का, हमारे मेंबर हैं, बोल रहे लंबा सवाल है। इजराइल गाज़ा में हॉस्पिटल्स को उड़ा देता है और कोई सबूत नहीं दे पाता। यूएन शिविर में सैकड़ों आम लोगों को मार देता है एक आतंकी को मारने के नाम पर। क्या वही आर्ग्यूमेंट हमास नहीं दे सकता म्यूज़िक इवेंट में आम निर्दोष इजरायली लोगों को क्रूरता से मारने पर? बोल रहे हैं क्या हमास ये नहीं कह सकता कि वहाँ इजराइल का एक सैनिक था जो आम लोगों को गाज़ा और वेस्ट बैंक में जिसने मारा था? बोल रहे हैं प्रूफ तो उसको भी नहीं देना पड़ेगा इजराइल की तरह ही। हम सब मानते हैं कि हमास आतंकी संगठन है, इसमें कोई शक भी नहीं है कि आम लोगों को मारना आतंकवादी हरकत है। तो फिर इजराइल क्यों नहीं हुआ आतंकी गतिविधि करने वाला देश? वर्ल्ड माने या ना माने, पर हमास ने भी चुनाव तो जीता ही है ना, जैसे भी जीता हो। विशाल, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और एक दिन आपको अपूर्वा को ये सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली दुनिया के इतिहास में जो भी जीता है, जो उसने किया है वो माना गया है कि ठीक है, और जो हारा है उसको सज़ा मिली है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिरोशिमा के बम गिरने के बाद वॉर क्राइम्स ट्रायल जापान में हुए थे और इंडिया के जज जो थे, अपूर्वा, शायद वहाँ डिसेंट कर गए थे। उनने कहा कि सिर्फ जापानीज़ जनरल्स को वॉर क्राइम्स के लिए नहीं ट्राई किया जा सकता, जिन लोगों ने एटम बम सिविलियन सिटीज़ पे गिराए उनके भी ट्रायल होने चाहिए। लेकिन डिसेंटर थे, बाकी जजों की राय अलग थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में डेफिनेटली नाज़ीज़ ने बहुत बड़े, मतलब एक इतिहास में अनोखे पैमाने पे अट्रॉसिटीज़ की, लेकिन एलाइज़ ने भी सिविलियन टारगेट्स पे बम गिराए। ड्रेसडेन जैसे शहरों की डिलिबरेट फायर बॉम्बिंग की, इस इरादे के साथ कि वहाँ के सिविलियंस मारे जाए ताकि फैक्ट्रीज़ में, नाज़ी फैक्ट्रीज़ में वर्कर्स ना जा पाए। और इतिहास में हमेशा डिबेट रहा है कि क्या ये इन वॉर क्राइम्स थे, अगर वॉर क्राइम्स थे तो क्या इनका ट्रायल होना चाहिए था। डेफिनेटली हमास तो वही बात कहेगी जो आप कह रहे हो। मेरी अपनी राय जो है, जब मैं लॉयर नहीं हूँ, अपूर्वा है तो शी विल करेक्ट मी, इसमें लॉ में बात आती है इंटेंशन पे कि क्या हमास का इरादा था वो सोल्जर को मारने का, कि इरादा था उन म्यूज़िक फेस्टिवल वालों को मारने का। यहाँ इजराइल कह रही है कि हम सिर्फ अस्पतालों पे बमबारी कर रहे हैं क्योंकि गाज़ा हमास उनमें छुप रही है और वहाँ से हम पे वार कर रही है। अब यू आर परफेक्टली राइट, इसका सबूत, कोई ठोस सबूत सामने आया नहीं है। बड़ी सारी रिपोर्ट्स आए हैं वॉर रूम्स और टनल्स और अन्य बातों पे, लेकिन मौके पे कोई इंटरनेशनल मॉनिटर या ऑब्जर्वर नहीं है जो हमें अनबायस्ड सच्चाई बता सकता है कि वहाँ क्या हुआ। कुछ सिचुएशंस में, जैसे इज़राइल और लेबनान के बॉर्डर पे यूनाइटेड नेशंस मॉनिटर हैं जो देखते हैं। एक टाइम पे भारत और पाकिस्तान के बीच सीज़ फायर लाइन पहले जंग के बाद वहाँ भी मॉनिटर्स लगाए गए थे, क्योंकि दोनों साइड आरोप लगा रहे थे
कि दूसरा हमला कर रहा है। ये हमेशा इफ़ेक्टिव नहीं रहे, मेजर्स इफ़ेक्टिव नहीं रहे, क्योंकि ये आरोप रहा है, भारत ने कभी कभी ये आरोप लगाया भी है, और कुछ सच्चाई के साथ कि ये इंटरनेशनल मॉनिटर्स ही अपने इंटरनेशनल कंट्रीज़ की लॉयल्टी दिखाते हैं, ना कि यूनाइटेड नेशंस के इम्पार्शियल मैंडेट पे। लेकिन बाय एंड लार्ज मुझे लगता है कि इंटरनेशनल मॉनिटर्स और नॉर्म्स को ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत बढ़ गई है। अभी इज़राइल के हारेट्स पेपर में एक प्रोफेसर ने परसों में बहुत पावरफुल और अच्छा आर्टिकल ये लिखा, ये पॉइंट आउट करते हुए कि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद हर जंग में सिविलियन कैजुअलिटीज़ का रेशियो माउंट किया है, ना कि घटा है। और ये हमारे इतने सारे इंटरनेशनल लॉ और कन्वेंशंस होने के बावजूद किससे कोई मुश्किल नहीं है खोने के, चाहे हम वियतनाम का जंग देख लें, चाहे अभी अफ़गानिस्तान इराक़ में गुजरे जंग देख लें, तो 40 से 50% लोग जो मरे हैं सो कॉल प्रिसिशन बॉम्बिंग और प्रिसिशन वेपन्स होने के बावजूद 40 से 50% विक्टिम सिविलियंस रहे हैं, और शायद अब गाज़ा में वो 60 के ऊपर बढ़ गया है। अंत में इससे मेरे ख्याल से हर मुल्क को ख़तरा है, क्योंकि जैसे डिस्ट्रक्टिव पावर बढ़ेंगे नेशंस के, और जैसे ये सिविलियंस को ना मारने के नॉर्म्स वीकन होंगे, तो कल हर मुल्क के लोगों पे ये भारी पड़ सकता है। और होपफुली अपूर्वा जैसे लॉयर्स या लीगल एक्सपर्ट्स इस पे पॉलिसी मेकर्स को पुश कर पाएंगे, ये समझने के लिए कि आज जो तलवार आपके दुश्मन के गर्दन पे है, वो तलवार कल आपके भी गर्दन पे हो सकती है। बट फ़िलहाल मतलब ये नॉर्म्स वायलेट हो रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली बिग पावर्स यूएसए जैसे सबसे बड़े वायलेटर है, तो नेचुरली वो इन पे कार्रवाई या अमल चाहते नहीं है। जी, आखिरी क्वेश्चन आज का ले रही हूँ, उनका यूज़र नेम फ्री थिंकर है, बोल रहे हैं येमेन क्यों इन्वॉल्व हो रहा है, उनके पास खाने के लिए खाना नहीं है लेकिन फायर करने के लिए रॉकेट है। येमेन, फ्री थिंकर जी, अनफॉर्चुनेटली दुनिया के सबसे टॉर्मेंटेड मुल्कों में से है। मतलब उनकी आज़ादी के बाद से लगातार सिविल वॉर वहाँ चला है, ऑलमोस्ट अफ़गानिस्तान की हालत रही है। अभी ओवर सिंप्लीफाई करने के रिस्क पे दो बड़े फैक्शन हैं। एक तो येमेन की अर्स्टवाइल गवर्नमेंट है जिसको समर्थन है सऊदी अरेबिया का, और दूसरे है एक रेबेलियस ट्राइब जो अपने आप को ज़ैदी या हूथी कहते हैं, और उनसे जुड़े हुए फिर बहुत सारे सब ट्राइब्स हैं। ज़ैदी जबकि लार्जली शिया ट्राइब हैं, उनको अलकायदा और दूसरे दहशतगर्द तंजीमों का सपोर्ट मिला है क्योंकि वो सऊदी अरब के ख़िलाफ़ है। लेकिन वो इज़राइल पे हमला इसलिए कर रहे हैं ना, इस वजह नहीं कि उनके बहुत कोई टारगेटेड कैपेबिलिटी है या कोई और चीज़ है, लेकिन वो दिखाना चाहते हैं कि जबकि सऊदी अरब जैसे बड़े अरब मुल्क पैलेस्टीनियंस का साथ दे नहीं पा रहे हैं, ऐसे गए गुजरे रेबल्स भी अपने हथियार असला इस कॉज के लिए कमिट करने को तैयार हैं। एक तरह से प्रोपेगेंडा या ये प्रोपेगेंडा बाय डीड कहलवाया जा सकता है। जैसे कि कुछ दहशतगर्द तंजीमों ने, अलकायदा जैसे तंजीमों ने कहा है कि वो भी इज़राइल पे हमला करेंगे, तो वो सऊदी अरब, जॉर्डन, इजिप्ट जैसे बड़े अरब मुल्कों को छोटा दिखाना चाह रहे हैं। इसका इम्पैक्ट कोई ज़्यादा मेरे ख्याल से अरब वर्ल्ड में नहीं रहेगा, लेकिन वही जो पहले बात हो रही थी मेरे ख्याल से इससे भी दिखती है कि जहाँ की हुक्मरान अरब मुल्कों के चाहते हैं कि ये मसला गायब हो जाए या कहीं से मतलब डिसअपियर हो जाए, अरब पॉपुलेशंस में गुस्सा बढ़ रहा है। और पहले भी ये मतलब टीवी पे इमेजेस आई है इजरायली अटैक्स ऑन सिविलियंस की, पहले भी बमबारी के इमेजेस आए हैं, लेकिन जैसे सोशल मीडिया का रीच अरब वर्ल्ड में बढ़ा है, टीवी चैनलों की रीच बढ़ी है, ये इमेजेस हर एक के फ़ोन पे पहुंच रहे हैं, और उससे मेरे ख्याल से एक बहुत गहरा असर पड़ रहा है जो आगे प्रो इज़राइल या प्रो पीस रेजीम्स के लिए आने वाले दिनों में ख़तरा बन सकता है। चलिए, इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया होगा। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।